हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद 347 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 को, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। पिछली वाली वीडियो हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा। हमने भारतीय संविधान के भाग 3 तक पढ़ लिया है। आगे हम भाग 4 को पढ़ेंगे आज। तो हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहले हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद उसके अनुच्छेद देखेंगे। तो आइए, संविधान भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और 51 के काम में, भाग 4 में ही 51 के काम में मूल कर्तव्य है। तो हम नीति निर्देशक तत्व को देख लिया। अब हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व क्यों भारतीय संविधान में लाया गया और इसे कहाँ से लाया गया। तो पहले हम देख लेते हैं, नीति निर्देशक तत्व को ही DPSP बोलते हैं। DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी इसे बोलते हैं। और नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लाया गया। और आयरलैंड के संविधान में, स्पेन के संविधान से पहले आयरलैंड के संविधान में लाया गया। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में लाया गया। तो ये भी आप देख लीजिए, जो आयरलैंड के संविधान में जो है वो स्पेन के संविधान से लाया गया है। स्पेन के संविधान से आयरलैंड के संविधान में लाया गया ये है। और ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भी है। ये पूछ सकता है, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रमुख विशेषता है, विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये विशेषता क्यों है, पहले हम देखें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से लाया गया और आयरलैंड के संविधान में स्पेन के संविधान से लाया गया। और ये अब भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता हो जाती है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्यों है, क्योंकि भारत और आयरलैंड के संविधान को अगर हम छोड़ दें तो विश्व के किसी भी संविधान में इतने विस्तृत रूप से उल्लेख नीति निर्देशक तत्व को नहीं दिया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व जो है प्रमुख विशेषता इसीलिए है क्योंकि विश्व में भी पूरे भारत और आयरलैंड, ये दो देशों को छोड़ दे तो विश्व में किसी भी देश के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख इतने विस्तृत तरीके से नहीं हुआ है। ये हम देख लिए हैं। अब हम इसको देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसे भारतीय संविधान में लाया क्यों गया, तो इसका लक्ष्य क्या था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लाया क्यों गया, तो लक्ष्य देखेंगे हम। लक्ष्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब सबका कल्याण हो सके और कल्याणकारी राज्य का स्थापना हो सके। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, इसीलिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लाया गया, जिसे हम DPSP कहते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ये इसका लक्ष्य था कि भारतीय संविधान में लाया जाए और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, सबका कल्याण हो सके, इसे तब लाया गया। अब हम इसके आगे देख लेते हैं कि मतलब जब ये लाया गया, इसका लक्ष्य था,
कुछ सिद्धांत भी हो गए कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। तो राज्य के ऊपर छोड़ा गया है तो नीति निर्देशक तत्व कुछ सिद्धांत भी देते हैं कि उसी को पालन करके भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य जो है कानून बनाएगी। तो उसके सामने जो सिद्धांत करते हैं तो ये है सिद्धांत, आप लिख सकते हैं सिद्धांत, मतलब करना क्या है, सिद्धांत करना क्या है। तो सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सके, मतलब सामाजिक आर्थिक सबका उत्थान हो सके। ये इसके सिद्धांत है कि राज्य ऐसा ही कानून बनाएगी जिससे सामाजिक आर्थिक और नैतिक सबका उत्थान हो सके, उत्थान हो सके, ये था। इसलिए ये सिद्धांत था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसे भाग 4 में रखा गया है। लेकिन राज्य ऐसा ही कानून बनाएगी जिससे सामाजिक आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सके, ये बात हम देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में लाया गया, इसको लाया गया तो मतलब इसे तब क्यों नहीं लागू किया गया जब जैसे मौलिक अधिकार को लागू किया इस तरह नहीं लागू किया। तो मतलब ये था कि जब संविधान बना, मतलब देश आज़ाद हुआ, तो देश में उस समय इतनी साझी संपदाएं, मान लीजिए संसाधन इतने सीमित थे कि उस समय सबको उपलब्ध कराना नामुमकिन था। इसलिए इसे राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि राज्य इसे जब चाहे तब लोगों को दे। तो इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, इसको राज्य पे छोड़ा गया। तो इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को केटी शाह ने चेक के समान बताया। मतलब जब बैंक अपने सुविधा अनुसार, चेक के समान मतलब इसलिए बताया कि बैंक अपने सुविधा अनुसार उसे चुकाएगी या अदा करेगी। केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को चेक के समान बताया। केटी शाह नीति निर्देशक तत्व को चेक के समान बताया, नीति निर्देशक तत्व को चेक के समान बताया, चेक के समान बताया कि बैंक अपने सुविधा अनुसार, जब बैंक अपने सुविधा अनुसार ही इसे अदा करेगी, इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, राज्य के ऊपर छोड़ गया। वो कब करेगी, कैसे करेगी, ये राज्य के ही ऊपर है। ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम इतना जान लिए। पहले हमने देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया, लेकिन आयरलैंड के संविधान में जो है स्पेन के संविधान से लाया गया। उसके बाद हमने देखे ये भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भी है। क्यों ये प्रमुख विशेषता है? इसलिए प्रमुख विशेषता है क्योंकि विश्व में भारत और आयरलैंड के संविधान को अगर हम छोड़ दें तो विश्व के किसी भी देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है इतने विस्तृत तरीके से उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए प्रमुख विशेषता भी हो जाती है भारतीय संविधान की। और इसका लक्ष्य क्या था, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लाया क्यों गया? तो इसका लक्ष्य ये था कल्याणकारी राज्यों की स्थापना हो सके, सबका कल्याण हो सके। इसलिए इसका लक्ष्य था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लाया जाए, कल्याणकारी राज्यों की स्थापना हो सके। और सिद्धांत भी थे, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू किया गया तो ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया और राज्य को कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक वो ऐसा कानून बनाए कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्थिति सबकी सही हो, मतलब उत्थान हो सके। और इसी को जब ये वाद्य योग है, मतलब इसको वाद्य योग भी लिख सकते हैं, वाद्य योग है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं, वाद्य योग नहीं है, वाद्य योग नहीं है। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि इसे आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये राज्य के ऊपर डिपेंड है, राज्य जब चाहे तब इसे लागू कराए, और ना लागू कराएगी तो इसके लिए बाध्यकारी भी नहीं है राज्य। तो हम देख लिए केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व को चेक के समान बताया। ये हम देखें पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अब हम आर्टिकल 36 को देखते हैं। हम 36 से लेकर 51 तक है तो 36 को देखते हैं।
36, आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में पहले हमने जब मौलिक अधिकार पढ़े हम, तो हमें मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक था, लेकिन हमें आर्टिकल 12 में पढ़ना था, राज्य को परिभाषित किया गया था। मतलब जैसे उसमें राज्य को परिभाषित किया गया था, इसी प्रकार राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य को परिभाषित किया गया है। तब हम आपको बताएं थे कि राज्य को परिभाषित किया है तो मौजूदा जो राज्य है इनको नहीं, राज्य मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, संसद, इन सबको परिभाषित किया गया है। तो राज्य को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है, मतलब राज्य को परिभाषित किया गया। तो राज्य में कौन होगा, जैसे केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, ये राज्य को बताया गया है संविधान के हिसाब से। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, संसद, ये इन सब का उल्लेख है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 36 में इन्हीं सबको परिभाषित किया गया और इन्हीं सब का उल्लेख है। संसद को, राज्य की विधानमंडल को, विधानमंडल को, विधानमंडल, विधानमंडल और भारत सरकार, भारत सरकार के अधीन जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको परिभाषित किया गया है। भारत सरकार, भारत सरकार या राज्य, राज्य के अधीन जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको परिभाषित किया गया है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। हम आर्टिकल 36 देख लिए और राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में देख लिए हैं। हम आर्टिकल अब 36 को आप समझ लीजिए कि राज्य, इसमें बस राज्य को परिभाषित किया है। राज्य मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, विधान परिषद, सबको इसमें परिभाषित किया गया है। मतलब राज्य के बारे में बताया गया, राज्य है क्या, टोटल चीज़ बस इसमें 36 में इतना है। अब उसके बाद हम 37 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में जब हम आपको पहले बताएं कि ये वाद योग नहीं है, उसी बात को जो इसमें बोला गया कि ये वाद योग नहीं है, जिसे इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसी को आर्टिकल 36 में बोला गया है कि नीति निदेशक तत्व वाद योग नहीं है, अर्थात ये परिवर्तनीय नहीं है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ये बातों को कहा गया है अनुच्छेद 37 में। नीति निदेशक तत्व आप एक देख लेते हैं, नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। नीति निदेशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, नीति निदेशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, इस अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। परिवर्तनीय नहीं है अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता। ये बात इसमें कहा गया है कि ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया है, राज्य जब चाहे तब जितने भी इसके तहत उपबंध है उनको लागू करेगी, और ना लागू करेगी तो बाध्यकारी भी नहीं है, आप न्यायालय भी नहीं जा सकते। ये हम आर्टिकल 37 तक देख लिए। पहले एक बार आर्टिकल 36-37 देखिए, राज्य को परिभाषित किया गया, ये आपको पहले बता दिया। दूसरे में जो 37 में है, इसमें नीति निदेशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा, इसे राज्य पे छोड़ दिया गया। अब हम आर्टिकल 37 तक देख लिए। अब हम आर्टिकल जो 38 है उसको देखते हैं, आर्टिकल 38। तो अब हम आर्टिकल 38 को देखते हैं। आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38,
और अनुच्छेद 38 में कहा गया लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, मतलब लोगों का कल्याण होगा ये राज्य करेगी, सबका कल्याण हो, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति। तो इस आर्टिकल 38 में कहा गया है लोक कल्याण राज्य करेगी। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ लोक कल्याण का, अर्थात राज्य जनता का कल्याण करेगी, राज्य जो है वो जनता का कल्याण करेगी। आर्टिकल 38 में कहा गया है राज्य जनता का कल्याण करेगी, जनता का कल्याण करेगी, कल्याण करेगी। ये हुआ आर्टिकल 38 में, मतलब राज्य ऐसी कोई भी पॉलिसी लाती है उसके तहत लोगों का कल्याण करेगी, जनता का कल्याण करेगी, ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन ये एक बात को आप ध्यान में लेके चलेंगे कि ये दिया है भले लोक कल्याण करेगी, लेकिन ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है कि राज्य लोक कल्याण करे ही करेगी। ये राज्य के ऊपर है, राज्य करे या ना करे वो उसी के ऊपर है। ये आर्टिकल 38 में हो गया। और लोक कल्याण करेगी तो इसमें सामाजिक किस प्रकार से करेगी लोक कल्याण, ये इस चीज को भी उसमें उल्लेख किया गया है कि वो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, मतलब सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय। ये आर्टिकल 29 में हुआ है। अब हम आर्टिकल समाज कल्याण करेगी। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 39 में ये कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन। मतलब देख लीजिए आर्टिकल 39 जो है समान काम के लिए समान मतलब वो स्त्री हो पुरुष हो सबको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर किसी कार्य में दो व्यक्ति लगते हैं, एक पुरुष एक स्त्री, तो दोनों लोग अगर समान काम कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन दिया जाए आर्टिकल 39 के तहत। ये आर्टिकल 39 में कहा गया। तो हम लिख लेते हैं समान काम के लिए समान काम के लिए समान वेतन, वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान वेतन, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। वेतन। और इसमें एक बात और भी कहा गया है कि संसाधन का उचित वितरण होगा। समान काम के लिए समान होगा, लेकिन कोई संसाधन अगर राज्य सरकार लाती है तो उसका उचित वितरण होगा और सबको समान मिलेगा, ना ही किसी को ज़्यादा ना ही किसी को कम। ये आर्टिकल 39 में कहा गया कि संसाधन का समान वितरण होगा। संसाधनों का समान वितरण, वितरण मतलब किसी चीज़ को बांटना और उसको समान बांटा जाए, सबको बराबर बराबर दिया जाए, समान संसाधनों का समान वितरण। ये आर्टिकल 39 में कहा गया है। हम आर्टिकल 39 तक देख लिए हैं। हम आर्टिकल 40 को देख लेते हैं। 40 आर्टिकल 40 में कहा गया कि ग्राम पंचायतों को मतलब ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ये आर्टिकल 40 में कहा गया है। तो हम देख लेते हैं ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ये समान काम के लिए समान वेतन है, लेकिन इसमें एक बात और की गई। पहले तो ये समान काम के लिए समान वेतन, संसाधनों का उचित वितरण हो, उसके बाद इसमें 39 का का है, 39 का का लिख लेंगे आप। 39 का का इसमें कहा गया कि निःशुल्क विधि सहायता, मतलब सबको सरकार के तौर से, राज्य सरकार की तरफ से सबको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। विधि सहायता मतलब वकील जैसे हुए,
उन सबको सरकार अलर्ट करके, अगर कोई न्यायालय में है और न्यायालय में उसके पास इतने संसाधन, मान लीजिए पैसे नहीं हैं, वो कोई केस मुकदमा लड़ सके, तो उसके तहत अनुच्छेद 39 के का के तहत जो राज्य है, राज्य उसको विधि जो है, विधि मतलब कानून, विधि निःशुल्क विधि सहायता देगी। तो मतलब जो वकील उसमें लगेंगे, वो केस लड़ेंगे, तो उस पर कोई चार्ज वो ना करेंगे, राज्य सरकार की तरफ से वो अलर्ट किए जाएंगे, मतलब दिए जाएंगे। निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता, विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा। और इसको जोड़ा कब गया, मतलब ये तो पहले आर्टिकल 39 था ही, लेकिन निःशुल्क विधि सहायता को जोड़ा कब गया, तो इसे निःशुल्क विधि सहायता, जिसे हम कानूनी सहायता भी कहते हैं, कानूनी सहायता, तो इसे भारतीय संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 73वें, नहीं, इसको क्या नाम है, 42वें संविधान संशोधन, संशोधन 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे निःशुल्क विधि का नाम, निःशुल्क विधि सहायक मतलब कानूनी सहायता दी जाएगी। ये 1976 में, 1976 में इसे जोड़ा गया और रखा गया 39 के काम है। तो हम ये देख लिए, हम ये देख रहे थे ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करेगी जो स्थानीय पंचायत होती हैं। तो ग्राम पंचायतों का ये इसलिए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो ये हो गया ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन 40 में। और ये जो 40 है आर्टिकल ग्राम पंचायतों का गठन, इसे कब लागू किया गया, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो भारतीय संविधान में तत्काल नहीं थी, उन्हें समय समय पे चेंज करके, संशोधन कर करके लाया गया, हटाया गया, जिसे समय के हिसाब से जो चीज़ ज़रूरत लगी उन्हें लाया गया और कुछ चीज़ों को हटाया गया। तो इसलिए जो ग्राम पंचायतों का गठन ये भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं था, लेकिन उसे 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसे लाया गया अनुच्छेद 40 के तहत। तो बस इसमें यही है कि ग्राम पंचायतों का गठन, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानना है। तो हम इसे लिख देते हैं, इसे लाया कब गया, संविधान संशोधन, संशोधन 73वें व 74वें, मतलब एक बार में ये नहीं लागू कराया जा सकता। 73वें व 74वें संशोधन 1992 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। मतलब इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 40 में था, लेकिन इसे लागू नहीं कराया गया था। तो इसलिए जब संविधान संशोधन हुआ 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जब ये संशोधन हुआ, तो इसके तहत इसे भाग 9 के का में, भाग 9 का जो है, पहले भाग 9 था, लेकिन 9 का जो है स्पेशल, उसमें यही बात चर्चाएं हैं, नगर पालिका और क्या नाम है, ग्राम पंचायतों का गठन, उनका निर्वाचन कैसे होगा, इससे रिलेटेड ग्राम पंचायत से पूरी रिलेटेड जो बातें हैं वो क्या नाम है, भाग 9 के का में रखा गया। तो जब 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, तो इसे भाग रखा कहाँ गया, भाग 9 के का में इसे रखा गया ग्राम पंचायतों का गठन। और उसमें ये सब बातें लिखी गई। ये तो नीति निदेशक तत्व है, ये राज्य आदेश कर सकती है, मतलब करा सकती है, लेकिन इसको विस्तृत तरीके से अनुच्छेद भाग 9 के का में है, किसका चुनाव कैसे होगा, क्या क्या प्रक्रिया होगी, टोटल रिलेटेड बातें जितनी हैं आपको भाग 9 के का में। तब हम जब भाग 9 के का को पढ़ेंगे, तब जाके ग्राम पंचायतों को एक विस्तृत तरीके से पूरे बारे में जानेंगे। तो यहाँ सिर्फ इतना है कि ग्राम पंचायतों का गठन की चर्चा है,
नीति निदेशक तत्व के तहत। तो हम पूरा नीति निदेशक तत्व में हमने पहले नीति निदेशक तत्व के बारे में जाना। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान में क्या नाम है, स्पेन के संविधान से लाया। उससे रिलेटेड जितनी भी विशेषता थी उसे क्यों लाया गया, वो सब हमने देखा। नीति निदेशक तत्व इतना देखा। उसके बाद हम आर्टिकल 36 से लेकर 40 तक आज पढ़े हैं। आर्टिकल 36 और 40 को हमने आर्टिकल 36 में पढ़ा, जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया। राज्य मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसको परिभाषित किया गया। उसके बाद हम आर्टिकल 37 को पढ़े, जिसे अनुच्छेद 37 कहते हैं। उसमें ये कहा गया कि नीति निदेशक तत्व जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये राज्य के ऊपर डिपेंड है कि राज्य जब चाहे तब उसे लागू कराएं। एक बात और आप याद रखेंगे कि नीति निदेशक तत्व को केटी शाह ने चेक के समान बताया, जो बैंक अपने सुविधा अनुसार उसे चुकाएगी या उपलब्ध कराएगी सबको। तो ये हो गया। और उसके बाद हम आर्टिकल 37 को देखें, उसमें राज्य को परिभाषित किया गया। और फिर आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित, और 37 में ये उल्लेखनीय नहीं है कि राज्य सरकार इसको लागू कराएगी। परिवर्तनीय नहीं है, ये आर्टिकल 37 में है। फिर आर्टिकल 38 में लोक कल्याण करेगी, मतलब राज्य लोगों का कल्याण करेगी सामाजिक राजनीतिक तौर से। और आर्टिकल 39 में कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, स्त्री पुरुष किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और उसी के काम में कहा गया निःशुल्क विधि सहायता, कानूनी सहायता सबको निःशुल्क मिलेगी। और इसे जोड़ा कब गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और ये ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में कहा गया। और इसे लाया कब गया, संविधान संशोधन 73-74 संविधान संशोधन के तहत 1992 में लाया गया। और इसे भाग 9 के का में रखा गया। स्पेशल एक का नाम है भाग जोड़ा गया 9 का, और उसमें ग्राम पंचायत का गठन के बारे में है। तो हम इस तरह नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।